वेलकम बच्चों। आज हम लोग वर्ग 7 के पुस्तक हमारी दुनिया पुस्तक के एक महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है वायुमंडल एवं इसका संगठन। और इस चैप्टर के थ्रू हम लोग जानने वाले हैं कि वायुमंडल में कितने तरह की गैसें पाई जाती है, वायुमंडल क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, वायुमंडल में कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं। जैसे पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में और उनके विभिन्न परतों के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की हैं। उसी तरह से आज हम लोग वायुमंडल के बारे में जानेंगे, वायुमंडल के विभिन्न परतों के बारे में जानेंगे। मैं डायरेक्ट तुमसे पूछ दूं कि वायुमंडल क्या होता है, तो तुम्हारा क्या जवाब होगा? तुम ही मन सोचने लग जाओगे कि सर आपने वायु पूछता तो शायद हम बता सकते थे कि वायु बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, लेकिन आपने तो उसमें मंडल जोड़ दिया, तो हो गया वायुमंडल। अब मैं क्या इसका जवाब दूं, आप ही बताइए। ठीक है, मैं बताता हूं। बच्चों, मान लो क्लास में तुम लोग 8-10 की संख्या में हो और मैं तुम्हें अपना मोबाइल दे देता हूं। तुम लोग पता है क्या करोगे? तुम लोग इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलोगे और उस मोबाइल से चुंबक की तरह चिपक जाओगे, अभी गोल रूप से। पता है तुम लोग क्या कहलाओगे? बच्चों का मंडल। मंडल का मतलब ही होता है बच्चों गोल घेरा, यानी कि अब वायुमंडल हो गया तो वायुमंडल का मतलब होगा वायु का गोल घेरा जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए है। और ये घेरे हुए किस लिए है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है और उसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायुमंडल जो है चारों ओर से बंधा हुआ है, पृथ्वी के चारों ओर से बंधा हुआ है। अगर ये गुरुत्वाकर्षण बल अगर नहीं होता तो पता है क्या होता? वायुमंडल की सारी गैसें ऊपर अंतरिक्ष में चला जाता, और जब अगर अंतरिक्ष में सभी गैसें चला जाता तो इस पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाता। यहां देखो लिखा हुआ है वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु का घेरा है जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इससे जुड़ा हुआ है। इसी कारण पृथ्वी के धरातल के पास वायुमंडल की सघनता भी ज्यादा है। इसको हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं कि वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर एक गैसीय आवरण है जो पृथ्वी को चारों ओर से ढके हुए है, जिसमें गैसें जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि गैसें पाई जाती है। धूलकण भी पाया जाता है, जलवाष्प भी पाया जाता है। और ये आवरण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चारों ओर से बंधे हुए होते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण पृथ्वी के धरातल पर वायुमंडल की सघनता अधिक होती है और जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं, सघनता घटती जाती है या कमती जाती है। सीमा, सुरेश, राधा एवं रमेश मैदान में खेल रहे थे। अचानक सुरेश ने कहा, राधा तुम अपनी नाक और मुंह कितनी देर तक बंद रख सकती हो? राधा ने कहा, मैं भी ऐसा करके देखती हूँ। राधा ने अपनी नाक और मुंह हाथों से बंद किया, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसने हाथ हटा लिए क्योंकि उसे बेचैनी होने लगी थी। बारी बारी से सबने ऐसा किया, परंतु कुछ ही सेकंड में सबकी सांस टूट जा रही थी। रमेश ने पूछा, ऐसा क्यों होता है? सीमा ने कहा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सांस लेने के लिए वायु हवा आवश्यक है जो नाक या मुंह के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश करती है, जो नाक बंद होने पर शरीर में प्रवेश नहीं कर पा रही है। बच्चों, तुम लोगों ने देखा राधा ने जब अपनी नाक मुंह बंद किया तो उसे बेचैनी होने लगी। क्यों बेचैनी होने लगी? क्योंकि शरीर के लिए हवा बहुत ही जरूरी है और नाक मुंह बंद करने से हवा जो है अंदर प्रवेश नहीं किया और उसे बेचैनी महसूस होने लगी। राधा ने कहा, क्या हवा सभी जगह है? राधा ने बताया, मेरी दीदी जब ऊंचे पहाड़ों पर घूमने गई थी तो उन्होंने बताया था कि ऊपर पहुंचने पर सांस लेने में उन्हें दिक्कत हो रही थी। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तो वहां ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाती है, कमती जाती है, तो सांस लेने में तो दिक्कत होगी। सुरेश ने पूछा, भला ऐसा क्यों हुआ? देखो, सुरेश पूछ ही दिया। सीमा ने कहा, क्योंकि धरातल के ऊपर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। दीदी बता रही थी कि पृथ्वी के जिस भाग पर हम रहते हैं वहां से लेकर कई 100 किलोमीटर ऊपर तक वायु पाई जाती है। इसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल से हमारी पृथ्वी चारों ओर से घिरी है।
पृथ्वी अपने इस पर घूमती है तो वायुमंडल भी उसके साथ घूमता है। बच्चों, जैसे जैसे हम लोग धरातल से ऊपर की ओर जाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाती है, कमती जाती है, जिससे सांस लेने में हमें दिक्कत होती है। तो पहाड़ के ऊपर जाने पर सांस लेने में दिक्कत स्वाभाविक सी बात है। बच्चों, हम लोग पृथ्वी के जिस भाग पर रहते हैं वहां से जिस भाग तक वायु पाई जाती है उसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। अब पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो वायुमंडल भी साथ ही साथ वो भी घूमता है। वायुमंडल हमें जीवनदायी वायु तो प्रदान करता ही है, साथ ही पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी जीवों के लिए सुरक्षा कवच भी प्रदान करता है। ये क्या करता है? वायुमंडल जो है सुरक्षा कवच भी प्रदान करता है। चलो देखते हैं ये कैसे प्रदान करता है। रमेश ने कहा, मैंने पढ़ा है कि जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती है तो इसका कुछ भाग ही पृथ्वी पर पहुंच पाता है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो सूर्य की हानिकारक किरणें पृथ्वी पर पहुंच जाती, जिससे पृथ्वी का तापमान इतना अधिक हो जाता कि यहाँ रहना भी मुश्किल हो जाता। वायुमंडल से पृथ्वी पर पहुंचने वाली किरणों को धरातल ग्रहण कर कुछ किरणों को पुनः परिवर्तित कर लौटाने लगती है। तब यह वायुमंडल उनमें से कुछ किरणों को पृथ्वी पर ही रोक देता है। वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर परिवर्तित किरणें पुनः अंतरिक्ष में लौटाने में अधिक समय लगाती है, जिससे पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाता है। अगर ये किरणें पृथ्वी से परिवर्तित होकर अंतरिक्ष में लौट जाती तो पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती कि सब कुछ जम जाता। बच्चों, तुम लोग को पता है सूर्य से किरणें निकलती है और किरणें बहुत ही हानिकारक होती हैं। वायुमंडल क्या करता है कि जब सूर्य से किरणें निकलती है, जब आती है धरातल पृथ्वी की ओर आने लगती है तो वायुमंडल उसे रोकती है और बहुत कम किरणों को वो पृथ्वी के धरातल पर आने देती है, जिससे हमें जितना तापमान चाहिए उतना ही हमें मिलती है। अगर ये वायुमंडल नहीं होता तो पता है क्या होता? सारा हानिकारक किरण पृथ्वी पे आता और पृथ्वी इतना गर्म हो जाता, इतना तापमान यहाँ अधिक हो जाता कि यहाँ रहना मुश्किल हो जाता, यहाँ जीवन संभव नहीं हो पाता। अब देखो, मतलब एक तो उधर से जो किरण आया वहाँ पे रोका और उसे छान कर करके, इसको छन्ना पत्र भी कह सकते हैं, वायुमंडल को हम लोग छन्ना पत्र भी कह सकते हैं, उसे रोका और जो जरूरी किरण है उसी को ही अंदर आने दिया। जब ये धरातल पे आया तो धरातल के बाद पुनः परिवर्तित होकर अंतरिक्ष में जाने लगा, तो वहाँ भी ये वायुमंडल जो है उसको रोक करके रखा और रोक कर करके पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया। अगर ये वायुमंडल नहीं होता तो परावर्तित किरण वापिस जो है अंतरिक्ष में चला जाता और यहाँ का धरातल का, पृथ्वी का तापमान इतना ठंडा हो जाता कि सब कुछ जम जाता। तो ये तो सच में कवच का काम किया। तो अब हम लोगों को समझ में आ गया कि ये वायुमंडल जो है एक कवच का काम करता है। सीमा बोल उठी, मेरी दीदी कह रही थी जब कभी आकाश में बादल होते हैं तो हमारे यहाँ का तापमान अचानक बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की जो किरणें परिवर्तित होकर अंतरिक्ष में जाने लगती है तो वे बादलों के कारण रुक जाती है और पुनः यह पृथ्वी पर लौट जाती है, जिससे हमारा वातावरण अपेक्षाकृत अधिक गर्म होता है। बच्चों, यहाँ होता क्या है कि जब बारिश के मौसम में ऊपर में जब काले काले बादल आ जाते हैं तो हमारी पृथ्वी पर परावर्तित जो किरण है वो तो परावर्तित होकर करके पुनः वापस जाने लगती है। तो होता क्या है कि वो फिर से बादल से टकरा करके फिर से वापस नीचे आ जाती है। उससे क्या होता है कि यहाँ पे गर्मी अपेक्षाकृत मतलब पहले से बढ़ जाती है। तभी राधा ने पूछा, पृथ्वी का ऊंचाई वाला भाग पर्वत पहले गर्म होता है या तल वाला भाग अर्थात मैदान? सुरेश बोल उठा, सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पहुंचती है तो पहले पर्वत पर पहुंचती है, बाद में मैदान पर, इसलिए पहले पर्वत गर्म होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता है। यह वायुमंडल ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से गर्म होता है। यह ध्यान देने वाली बात है कि वायुमंडल जो है ऊपर से नहीं नीचे से गर्म होता है। जब धरती का ठोस धरातल गर्म होता है तो उसके संपर्क वाले वायुमंडल की परतें पहले गर्म होती हैं एवं उत्तरोत्तर ऊपर की ओर गर्मी प्रवाहित होती रहती है। स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं गर्मी कम होती जाती है। अब आते हैं वायुमंडल के संगठन में।
शाम घिर आई थी, सभी बच्चे घर की ओर जा रहे थे, तभी एक गुब्बारे वाला उधर से गुजरा। बच्चों ने गुब्बारे खरीदे, सीमा ने भी गैस वाले गुब्बारे खरीदे। उसका गुब्बारा हवा में ऊपर उड़ रहा था। रमेश ने पूछा, मैं जब गुब्बारा फुलाकर हवा में ऊपर करता हूं तो यह ऊपर की ओर क्यों नहीं जाता? सीमा ने राधा से पूछा, राधा तुम बताओ तो कि गुब्बारा मेरा क्यों नहीं ऊपर जाता है? राधा ने कहा, मुझे नहीं पता। सुरेश बोला, सुरेश लगता है कि ज़्यादा ही तेज यहाँ पे है ना? चलो कोई बात नहीं, इंटेलिजेंट होना चाहिए, तुम लोग भी इंटेलिजेंट बनो। सुरेश बोला, मैं बताता हूँ, देखो, जब मुंह से हवा भरते हैं तो गुब्बारे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरती है, जबकि गैस वाले गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड हवा से हल्की है, अतः वह ऊपर की ओर उठती है। राधा ने पूछा, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं? देखो यहाँ वायुमंडल में गैसों का ये पूरा लिस्ट है। वायुमंडल में गैसों का वितरण, नाइट्रोजन 78.03%, ऑक्सीजन 20.99%, ऑर्गन 0.94%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, हाइड्रोजन, हीलियम और ओजोन 0.01%, टोटल हो गया 100%। संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें जलवाष्प सूक्ष्म कणों के आसपास एकत्रित होता है, जिनसे बाद में वर्षण होती है। जब हम लोग खाना बनाते हैं या पानी उबालते हैं तो जलवाष्प निकलता है, और जलवाष्प अगर उसके ऊपर में एक प्लेन बर्तन रख दें, तो क्या होगा कि वाष्प जो है वाष्प जब निकल करके उससे टकराएगा, और उससे टकराने के बाद क्योंकि इसका टेम्परेचर में कमी पाया जाएगा, क्योंकि कम रहेगा, उसका कम अधिक रहेगा, तो वो क्या है ना कि उससे टकराने के बाद वो क्या है, फिर से जलवाष्प करके पानी की बूंदे बनकर टपकने लगेगा। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संघनन करते हैं। इसे अंग्रेजी में कंडेंसेशन कहते हैं। सीमा बोली, वायुमंडल में कई गैसें उपस्थित हैं, जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक 78.03% है, जबकि ऑक्सीजन 20.9% है। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन भी वायुमंडल में पाए जाते हैं। इसके अलावा सूक्ष्म धूल कण पाए जाते हैं जो संघनन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी संघनन प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा योगदान धूल कण का है। वातावरण में इन गैसों का प्रभाव नजर आता है। राधा ने कहा, मैंने सुना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बढ़ती मात्रा के कारण काफ़ी दिक्कतें हो रही है। तो बच्चों, कोई भी चीज़ जब अत्यधिक होने लगता है तो वो खराब हो जाता है ना। नींबू को अगर हम लोग ज़्यादा निचोड़ दें तो क्या हो जाता है, तीखा हो जाता है। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी हम लोग के लिए ज़रूरी है, ऑक्सीजन भी ज़रूरी है, ऑक्सीजन के साथ साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी है। रमेश ने कहा, क्योंकि रमेश सबसे ज़्यादा तेज है ना। रमेश ने कहा, बिल्कुल ठीक, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ही पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं, जिसके कारण पर्यावरण की पूरी खाद्य श्रृंखला एवं अंततः हमारा जीवन संभव है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से ही पेड़ पौधे जो है अपना भोजन तैयार करते हैं। पेड़ पौधे जो है फिर बाद में उसके बदले में ऑक्सीजन निकालता है। ऑक्सीजन हम लोग के लिए फायदेमंद है। तो यानी पेड़ पौधे के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा जरूरी है और हम लोग के लिए ऑक्सीजन ज़्यादा जरूरी है। तो है ना, दोनों का इम्पोर्टेंस उतना ही है। कार्बन डाइऑक्साइड का भी उतना ही जरूरी है जितना हमें ऑक्सीजन जरूरी है। स्थलीय विकिरण में सूर्य द्वारा प्राप्त ऊष्मा दीर्घ तरंगों में बदल जाती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस आसानी से सोख लेती है और इस तरह पृथ्वी पर आवश्यक ऊष्मा बनी रहती है, जिससे हमारा जीवन संचालित होता रहता है। किरण क्या होता है, वो सीधी रेखा में आती है, और विकिरण जो है ना तरंगों के रूप में चलती है। सूर्य की जो विकिरण होती है उसमें वो जब निकलती है, जब तरंगों के रूप में चलती है, तो क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड उसे ऑब्जर्व कर लेती है, और उसे ऑब्जर्व करने के बाद वो क्या है कि हम लोग को पृथ्वी का तापमान को नियंत्रित रखती है, जितना हमें चाहिए उसको अनुकूल बनाती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य की ऊष्मा के विकिरण को ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित करेगा, और जब ज़्यादा अवशोषित करेगा तो ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी,
पृथ्वी की यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने से अधिक गर्मी उत्पन्न होगी। अगर गर्मी अधिक उत्पन्न होगी तो क्या होगा, ध्रुवीय प्रदेशों में या ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में जहाँ पे बर्फ जमे हुए हैं वो क्या है, ग्लेशियर जो है वो सब पिघलने लगेगा। अब पिघलने लगेगा तो क्या है कि समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। और समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि बहुत सारा तटीय प्रदेश, बहुत सारा तटीय इलाका वो जलमग्न हो जाएगा। राधा ने पूछा, इससे क्या परेशानी होगी? सीमा ने बताया, इससे पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी तो हो ही रही है, जिसमें ध्रुवों पर तथा ऊंचे भागों में जमी बर्फ पिघल रही है। फलस्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप तटीय क्षेत्रों में जल स्तर बढ़ जाएगा, जिससे तटीय भाग जलमग्न हो सकते हैं। कई द्वीपों का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। कई द्वीपों का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। जैसे गंगा नदी के डेल्टा के कुछ द्वीप पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। यहाँ के लोग भी दूसरी जगह पलायन कर चुके हैं। साथ ही जलवायु में भी परिवर्तन आ सकता है। परिणाम स्वरूप कुछ पौधे तथा पशु लुप्त हो सकते हैं। राधा ने पूछा, क्या ठंडे प्रदेश में भी ऐसा ही है? सुरेश ने कहा, नहीं, ठंडे प्रदेशों में कृषि उत्पादन के लिए उचित तापमान का अभाव रहता है। ऐसी स्थिति में वहाँ के लोग कांच या प्लास्टिक के पारदर्शी शीट के ऐसे घर बनाते हैं जिसमें सूर्य की किरणें प्रवेश तो कर जाती है परंतु बाहर नहीं निकल पाती। यह ग्रीन हाउस है। इस प्रकार उस घर के तापमान में वृद्धि हो जाती है जो सब्जी के उत्पादन के लिए उपयोगी हो। बच्चों, कृषि उत्पादन के लिए ठंडे प्रदेशों में कांच या प्लास्टिक के शीट का, पारदर्शी शीट का एक घर तैयार किया जाता है। उसमें होता क्या है कि बाहर के तापमान, बाहर की जो किरणें हैं अंदर तो आ जाती है, प्रवेश तो कर जाती है, लेकिन बाहर निकल नहीं पाती है, जिससे अंदर का तापमान जो है, उस घर का तापमान जो है वो पौधों के लिए, सब्जियों उगाने के लिए वो बहुत उपयुक्त हो जाता है। ऐसे घर को हम लोग ग्रीन हाउस कहते हैं। ऐसे घर को हम लोग ग्रीन हाउस कहते हैं। देखो यहाँ लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं क्योंकि यह वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। यानी ये जो गैसें क्या करती है कि ऊष्मा को ऑब्जर्व किए रखती है और पृथ्वी पे जो है ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। अब आते हैं वायुमंडल की संरचना। रमेश ने पूछा, क्या पृथ्वी की सतह के ऊपर भी कोई परत है? सीमा बोली, हाँ, पृथ्वी की सतह से करीब 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार पाया जाता है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के तापमान एवं दाब में बदलाव होता रहता है। इस बदलाव के आधार पर वायुमंडल के 5 परतों में बांटा गया है। कितने परत में बांटा गया? 5 परत में। कौन कौन सी? क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल। राधा ने पूछा, ये मंडल क्या है, इसका क्या महत्व है? सुरेश ने कहा, क्योंकि सबसे तेज तो सुरेश ही है। सुरेश ने कहा, मैं तुम्हें इन मंडलों के बारे में बताता हूं। सबसे पहले क्षोभ मंडल है। सबसे पहले क्षोभ मंडल है। यहां देखो, क्षोभ मंडल 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर यहां लिखा हुआ है। सबसे पहले क्षोभ मंडल है। यह वायुमंडल की सबसे निचली एवं महत्वपूर्ण परत है। यह क्या है? सबसे निचली परत है और महत्वपूर्ण परत है। मौसम सभी परिवर्तन इसी मंडल में होते हैं। क्या होते हैं? मौसम सभी परिवर्तन, जो बादल आना, बारिश होना, ये सब जो परिवर्तन है ये इसी मंडल में होता है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई व विस्तार सभी स्थानों पर एक समान नहीं है। क्या है? क्षोभ मंडल की ऊंचाई एवं विस्तार सभी स्थानों पर एक समान नहीं है। विषुवतीय क्षेत्रों में इसकी लंबवत विस्तार अधिक होती है। क्या होता है? विषुवतीय क्षेत्रों में इसकी लंबवत विस्तार यानी ऊंचाई ज्यादा होती है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में कम होती है। यहाँ जल वाष्प एवं धूल कण अधिकता से मिलती है। मतलब यहाँ जल वाष्प और धूल कण अधिकता से मिलती है, मतलब ज्यादा मिलती है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती है। इस मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तापमान कम होता जाता है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। इसके ऊपर समताप मंडल है। क्या है? इस मंडल में जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान घटता जाता है
और मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती है। इसके ऊपर है समताप मंडल। समताप मंडल, जैसा कि नाम ही है समताप। समताप का मतलब एक समान टेम्परेचर, है ना, एक समान ताप। समताप मंडल का आरंभ क्षोभ मंडल के बाद होता है। इस मंडल का फैलाव करीब 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इस मंडल के निचले भाग में अर्थात 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान स्थिर रहता है। इसके बाद जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तापमान तेजी से बढ़ता है। ऐसा होने का प्रमुख कारण इस परत के ऊपर में ओजोन की परत का पाया जाना है, क्योंकि यह परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोख लेता है। यह मंडल हवाई जहाज की उड़ान के लिए उपयुक्त है। क्या है कि समताप मंडल में 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक का तापमान स्थिर होता है, मतलब एक समान होता है, स्थिर होता है। इसके बाद में जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं तो तापमान बहुत तेजी से फैलता है, क्योंकि वहाँ पे ओजोन गैस होता है। ओजोन गैस की एक परत होती है, और ओजोन गैस क्या है, ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। ओजोन क्या करती है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है, उसे ऑब्जर्व कर लेती है, तो जिस कारण से वहाँ का तापमान जो है बहुत अत्यधिक हो जाता है। तो जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान बहुत तेजी से बढ़ता जाता है, और यह मंडल हवाई जहाज की उड़ान के लिए उपयुक्त है। उसके बाद में है मध्य मंडल। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर वाली परत है। इसकी ऊंचाई करीब 80 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई करीब 80 किलोमीटर है। यहाँ ऊंचाई के बाद तापमान घटता है। यहाँ ऊंचाई के बाद देखो इधर यहाँ का तापमान क्या है, घटता है, जो कि समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ रहा था। यहाँ जो है इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान क्या है, यहाँ ऊंचाई के साथ क्या हो रहा है, तापमान घट। यह मंडल अंतरिक्ष में आने वाले उल्कापिंडों से हमारी रक्षा करता है, क्योंकि जैसे ही उल्कापिंड इस मंडल में प्रवेश करते हैं घर्षण के कारण जल जाते हैं, आप पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाते। अब आते हैं आयन मंडल या वायुमंडल में। वायुमंडल की इस परत की ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान भी तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इसी परत से परिवर्तित होकर पृथ्वी पर आती हैं। वायुमंडल का फैलाव 80 से 400 किलोमीटर तक है। फिर आते हैं बहिर्मंडल में। वायुमंडल, यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। रमेश ने कहा, तब तो हम सभी कई परतों से घिरे हैं। सुरेश ने कहा, बिल्कुल ठीक, यही परत कई तरह से हमें प्रभावित करते हैं। राधा ने कहा, इन बातों में तो हमें समय का ध्यान ही नहीं रहा। देखो सूर्यास्त हो गया है। सभी ने सूर्य की दिशा में देखा, जो बहुत बड़ा व संतरे रंग का लग रहा था। सूर्य के इस रूप को देखकर सभी रोमांचित थे और इसी की चर्चा करते हुए घर की ओर चल पड़े। बच्चों, ये अध्याय अब यहीं पे समाप्त होती है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।